आज कितने लोग हैं? ठीक है। सो इन द नेक्स्ट video lectures of whatever the websites is there. So in the first video we have seen that, or first lecture we have seen that कि वेबसाइट्स कैसे बनते हैं, वेबसाइट का इंट्रोडक्शन हमने देखा है कि वेबसाइट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब चीजों को हमने देखा था। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि इफ यू आर गोइंग टू फाइनलाइज दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट ए वेबसाइट, देन हाउ टू प्लानिंग दैट काइंड ऑफ वेबसाइट। सो सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस आर गिवन हियर, जिसको आप देखेंगे, जिससे आप देख सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में बोला है, इसमें हर एक पॉइंट एक मीनिंग बता, मतलब मीनिंगफुल पॉइंट लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि बिल्डिंग ए वेबसाइट विदाउट ए प्लान इज लाइक ए कंस्ट्रक्शन ए बिल्डिंग विदाउट ए ब्लूप्रिंट। डेफिनेट है, अगर आपको बोला जाता है कि मुझे घर बनाना है और बनाना शुरू कर दोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब बना तो लोगे, हो सकता है कि कुछ सालों के बाद वो गिर जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, क्योंकि हमारा बीम कितने होना चाहिए, कितने पिलर्स होने चाहिए, ये बहुत मायने रखता है ब्लूप्रिंट में। तो वो ब्लू यानी आपके पास एक स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा वेबसाइट कैसे दिखेगा, तो पहले से फाइनलाइज कर लेना पड़ेगा आपको। सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि थिंग्स एंड अप विद रॉन्ग प्लेस, मतलब अगर आप कुछ करने जा रहे हो और खत्म हो रहा है एक अलग डायरेक्शन पे, वो भी बहुत मायने रखता है कि आपका वेबसाइट गलत बन जाएगा। ठीक है। फीचर्स आर ओवरलुक्ड, अगर आपने किसी फीचर्स को नहीं देखा और ओवरलुक कर दिया, सोच लिया कि यार हो जाएगा, देखा जाएगा, आगे जैसे होगा तो देखेंगे, यानी फीचर्स आपने ओवरलुक कर दिया, इसके जो मेन फीचर्स इसको आपने इंक्लूड नहीं किया, तो आपके पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड द सिचुएशन इज राइट फॉर मिसकम्युनिकेशन बिटवीन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तरीके से क्लाइंट एंड एक तरीके से सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्लाइंट मतलब जो आपको बना रहा है, जो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप मेरे लिए वेबसाइट्स बनाइए, तो वो आपके लिए क्लाइंट है। और हमेशा एक चीज याद रखना है कि क्लाइंट हमेशा भगवान के समान होता है। भगवान मतलब आप जैसे उसके साथ जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो, तो क्लाइंट को भी आपको वैसा ही समझना है। क्लाइंट को आप बाईपास मत कीजिए, नहीं तो फिर आपका वेबसाइट बना नहीं पाओगे, क्योंकि आप जो वेबसाइट बना रहे हो या तो आप अपने लिए बना रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो। तो अगर आप अपने लिए भी बना रहे हो तो भी आप एज ए क्लाइंट आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो वही इंपॉर्टेंट होता है कि वेबसाइट बिल्डर एंड क्लाइंट के बीच में मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपको बता रहा है कि प्लानिंग योर वेबसाइट अहेड ऑफ टाइम विल गिव इट क्लियर डायरेक्शन एज वेल एज प्रिवेंट मिस्ड डेडलाइंस एंड बैक ट्रैकिंग। सबसे अच्छी चीज बता रहा है, क्या बोल रहा है, आपने एक अगर डेडलाइन टाइम दिया हुआ है, उससे अगर पहले अगर आप बना लेते हो, तो जिससे क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है कि आप उसको अच्छे से वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, एंड एक एंड प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत अच्छा प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप ऑन टाइम खत्म करते हो तो आपके पास टेस्टिंग का टाइम नहीं रहेगा, जिसके कारण से क्या हो सकता है कि आप अलग अलग टेस्टिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए बेटर है कि आप ऐसा प्लान कीजिए कि आपका जो टारगेटेड है वो पहले हो जाए, और क्लाइंट को जो आप डेट बताओगे उससे पहले आप उसको खत्म कर सको। ये आपके एडवांटेजेस में भी आता है, फीचर्स में भी बहुत आते हैं कि जब एक पर्टिकुलर क्लाइंट को टाइम से पहले अगर आप अपना प्रोवाइड कर देते हो, तो वो किसी और को बोलेगा कि यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हो अपना वेब पेजेस। ठीक है। और लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था, तो वेबसाइट के लिए जब आप बनाते हो तो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट जो प्लानिंग है वो होता है कि सेट योर पर्पस एंड गोल, यानी आप किस लिए बना रहे हो। आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल होना चाहिए, जिसके बेस पर आप धीरे धीरे डेवलप करोगे, पूरा प्लान करोगे, ब्लूप्रिंट तैयार करोगे। लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज का, चाहे आप किसी भी रिसर्च में जाओ या किसी भी बेसिक चीजों को जब आप जनरेट करते हो या किसी प्रोजेक्ट को बनाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसका पर्पस क्या होना चाहिए और उसका गोल। पर्पस का मतलब क्या है, गोल का मतलब क्या है, बता सकते हो, कोई समझा सकते हो? पर्पस मतलब वजह, पर्पस मतलब वजह, मतलब उससे हमको आउटपुट क्या मिलेगा। आउटपुट का मतलब कि क्या बेनिफिट मिलेगा, किसके लिए बना, मतलब पर्पस क्या है मेरा। मैं किसी ऐसे लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा, जैसे सपोज कर लो मैं किसी ऐसे जैसे फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए मैं कुछ बना रहा हूँ, तो मेरा पर्पस वो है कि मैं उनके लिए बना रहा हूँ। और मेरा फिर गोल क्या होना चाहिए, गोल मतलब उनके लिए जो मैं बना रहा हूँ वो मेरा जो है एक तरीके से फाइनलाइज हो गया कि मेरा ये गोल है, मेरे को ये बनाना है। तो इसलिए पर्पस और गोल इंपॉर्टेंट होता है। इसको कई तरीके से समझते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं कि गोल या ऑब्जेक्टिव्स जो भी है वो होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर वेबसाइट। तो उसमें बोला गया है कि इज इट टू गेन पब्लिसिटी फॉर योर बिजनेस, यानी आप ऐसा
वेबसाइट बनाना चाहते हो जो कि आपके बिजनेस को पब्लिसिटी करे। पब्लिसिटी मतलब सपोज कर लो आपके पास कोई मेटल की दुकान है लेकिन उसका कोई एक्सपोजर नहीं है, उसको आप नहीं करते, तो एक तरीके का एक्सपोजर क्या मिल सकता है, आप पम्पलेट छपाइए और पेपर के अंदर डाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो यानी आप डिस्ट्रीब्यूशन खोज रहे हो। ठीक है, तो ये तो एक लिमिटेड एरिया है, आप कितनी जगह बांट सकते हो, आपका पेपर तो लोकल एरिया में यानी लोकली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि आपकी दुकान थोड़ा सा आउट ऑफ द स्टेट भी जाए, तो एक ही तरीका आपके पास बनता है कि आप वेब पेजेस बनाइए। दैट वेब पेजेस इज बेसिकली यूज्ड फॉर पब्लिसिटी। पब्लिसिटी मतलब आपका जो शॉप है उसके लिए वेब पेजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ वेब पेजेस बनेंगे और वो वेब पेजेस से वर्ल्ड वाइड जो भी है वो आपको करेगा। और साथ ही साथ अगर बिजनेस पर्पस के लिए आप बना रहे हो तो और वेल एंड गुड है कि उसमें आप क्या कर सकते हो, सेलिंग का भी फैसिलिटी आप बना दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको पब्लिक डोमेन मतलब किस तरीके का डोमेन लेना पड़ेगा वो तो आपको पता है कि अगर आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए, जैसे अमेजॉन है तो अमेजॉन जैसे बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो वही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका अगर बिजनेस पब्लिसिटी के लिए है तो वो एक मतलब यहाँ जो आपको बता रहा है कि पर्पस, सिंपल पर्पस बता रहा है, इस ऐसे ही आप मल्टीपल पर्पस आप सोच सकते हो। सेकेंड पॉइंट, टू सेल योर इन्वेंटरी, जैसे मैंने अभी बताया, आप अपने सामान को बेचना चाहते हो, अपने बिजनेस को बताना चाहते हो, बिजनेस को बताना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि मेरा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप मेरे कंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू जितने भी मैंने घर बनाए उसके इमेजेस में दिखा सकता हूँ वेबसाइट में, जिससे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, मल्टीपल डायमेंशन में बढ़ेंगे। उसी तरह से जैसे सपोज कर लो आपके पास सामान है, आपका दुकान के सामान को ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो आप वेबसाइट बना दीजिए, ऑनलाइन भी हो जाएगा, वो ऑर्डर करेंगे, आप इसको यहां से डिस्पैच कर देंगे, तो कस्टमर को आपके दुकान तक ना आके कस्टमर के घर तक आपका सामान जा रहा है। तो ये जो होता है ये आपका कुछ पर्पस है जिसको आप यूज कर सकते हो। सेकेंड आपका बता रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर वेबसाइट पर्पस एज वेल एज योर टारगेट ऑडियंस। सिंपल सी बात है कि आप वेबसाइट बना तो रहे हो लेकिन उसका ऑडियंस कौन होगा वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मैंने एक एंड्रॉयड ऐप बनाया है, तो एंड्रॉयड ऐप किसी पर्पस के लिए बनाया है, तो मेरे टारगेटेड ऑडियंस कौन होंगे? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, डेफिनेटली स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब होता है कि अब स्टूडेंट्स अगर मेरे टारगेटेड है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन से स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यूजीसी और एआईसीटी स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड आपके पास कि आपका ऑडियंस कौन है। ऑडियंस का मतलब समझ में आ गया, ऑडियंस कौन है? तो ऑडियंस कैन बी एनीवन। तो आपको ये सोचना है कि मैं किन के लिए बना रहा हूं, मैं हाउसवाइफ के लिए बना रहा हूं या फिर किसी पर्टिकुलर ऐसे प्रोडक्ट जो होता है कि शेफ के लिए होता है या किचन से रिलेटेड होता है, तो आपका ऑडियंस कौन होगा, उसके लिए कैसे होगा, तो उस हिसाब से आपकी थिंकिंग बदलनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। और नेक्स्ट वन जो बता रहा है कि यू शुड ऑल्सो डिफाइन योर गोल्स, यानी मैंने बता दिया पर्पस क्या होना चाहिए, अब उसके बाद गोल भी होना यानी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के बिना आप नहीं बना। आप लोगों का गोल क्या है? डेफिनेटली आप क्या करना चाह रहे हो, आप लोगों का गोल क्या है बताइए? आप लोगों का गोल है कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्लेस्ड हो जाऊं, गोल है, यानी ये आपका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, इसको फुलफिल करने के लिए फिर आप मेहनत कर रहे हो अलग अलग। क्लियर है? तो यानी गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, गोल मल्टीपल नहीं हो सकता, गोल हमेशा स्पेसिफिक होगा, यानी एक पर्टिकुलर टारगेट पे आप काम करोगे, मल्टीपल लेके काम करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो वही चीज होता है कि हाउ मेनी विजिटर्स डू यू एक्सपेक्ट पर मंथ, यानी आप अपना एक गोल कर रहे हो तो उस गोल को आपने बनाया, तो गोल बनाने के लिए आपने ये देखा कि आपके गोल में ये शामिल हो गया कि आपके वेब पेजेस को एक्सपेक्टेड कितने विजिटर्स है जो देखेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल में रहा हूं कि मेरे ऐप को एक्सपेक्टेड कितने लोग पर डे डाउनलोड करेंगे, मेरा एक गोल है। तो मतलब मेरे गोल को मैं फुलफिल करने के लिए फिर मैं डिफाइन करूंगा अलग अलग पर्पस कि हर कोई डाउनलोड कर सके, हर 100 जो होता है पर डे के हिसाब से डाउनलोड हो, तो वो कैसे पॉसिबल होता है। सो ये गोल मैं सेट करूंगा और उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा वो मेरा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी डू यू एक्सपेक्ट विल साइन अप फॉर योर न्यूज़लेटर, यानी आप जो न्यूज़लेटर बना रहे हो कितने लोग उसको रजिस्टर करके आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें। जैसे होता है ना, आप अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपके मेल में न्यूज़लेटर आते रहता है, उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ये होता है हर एक वेबसाइट का। जैसे ही आप वेबसाइट में क्लिक करते हो वो आपको पूछता है कि पहले लॉगिन कीजिए, फोन नंबर दीजिए, व्हाटएवर आप अगर करते हैं तो फिर वो सब्सक्राइब हो जाता है और ऑटोमेटिकली
हर बार, हर दिन या हर महीने आपको एक न्यूज़लेटर आते रहेगा या हर दिन मैसेज आते रहेगा। तो ये क्या होता है, यही पर्टिकुलर है कि आप ये चाहते हो कि आपका वेबसाइट ऐसे बने कि कितने लोग उसको सब्सक्राइब करें, आपके न्यूज़लेटर को देखें। हाउ मच इज सेल्स डू यू एक्सपेक्ट टू मेक। तो इसका मतलब है, जैसे मैंने वहां क्या बताया था, इन्वेंट्री के बारे में बताया था, तो आप यहाँ पे यही देख रहे हैं कि कितने लोग मैं या कितनी चीजों को मैं एक दिन में बेच सकूं, ये एक आपका टारगेट है। तो आप तभी बेच सकते हो जब आपके नंबर ऑफ ऑडियंस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट में क्या बता रहा है कि सेट मेजरेबल स्पेसिफिक गोल फॉर योर वेबसाइट दैट आर इन लाइन विथ योर मार्केटिंग गोल्स। मतलब मार्केटिंग गोल अलग चीज होता है और आपका स्पेसिफिक गोल, मैंने क्या बताया था, गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होना चाहिए। आप जो गोल सेट करोगे वो ये देखोगे कि मार्केट में ये ट्रेंड में है कि नहीं। जनरली आप देखते हो जब भी वेबसाइट में जैसे बोला जाता है नॉर्मली कि जब आप कोई वीडियो बनाते हो और उसको अपलोड करते हो, तो ये बोला जाता है कि पहले मार्केटिंग ट्रेंड देखिए, यानी उस वीडियो का ट्रेंड देखिए कि पर्टिकुलर ये वीडियो ट्रेंड करता है कि नहीं। ट्रेंड मतलब आप सर्च करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली क्रोम में, गूगल क्रोम में उसका सर्चिंग का आपको दिखा देगा प्रायोरिटी की कौन सा अब ज्यादा चल रहा है। तो जो ज्यादा चलेगा उस हिसाब से उसको नाम दे दीजिए, अपने आप ट्रेंड करने लगेगा। तो इसका मतलब होता है कि मार्केटिंग गोल के हिसाब से आपका गोल सेट हो रहा है कि नहीं। आपको ये सोचना है कि मार्केट में ये गोल पहले से है तो मैं इस गोल को अप्लाई कर सकता हूं। तो वही चीज बोल रहा है कि इनलाइन होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका सेट होना चाहिए गोल। लास्ट पॉइंट ये बता रहा है कि इंपॉर्टेंट है, लास्ट ये चीज अगर आप करते हो तो आप ज्यादा सक्सेस करोगे। वो होता है एन एनालिटिक टूल लाइक गूगल एनालिटिक्स विल अलाउ यू टू मॉनिटर योर वेबसाइट परफॉर्मेंस ओवर टाइम। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी नोट डाउन इट, मार्क कर लीजिए कि आप कोई भी चीज बना लेते हो बट हाउ टू एनालाइज योर वेब पेजेस। जैसे मैं अपने जो भी ऐप बनाया हूं, जो भी यूट्यूब चैनल बनाया हूं, जो भी यूट्यूब के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको मैं हमेशा चेक करते रहता हूं एनालिटिक्स में, हमेशा चेक करते रहता हूं कि कौन सा ज्यादा जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है। उसके हिसाब से फिर मैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसे वीडियोस है जिसको मैं बनाने का ट्राई करता हूं कि वो ज्यादा करें। तो ये चीजें आपको कैसे पता चलेगी, हाउ टू एनालाइज योर वेब पेजेस, हाउ टू एनालाइज योर डिफरेंट काइंड ऑफ अदर कॉन्टेंट। सो ऐसे बहुत सारे हैं, एक फॉर एग्जांपल दिया हुआ है गूगल एनालिटिक्स जो ज्यादा चलता है। तो ये चीजें आप इस्तेमाल करोगे हमेशा। तो ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं सेकंड जो होता है इंपॉर्टेंट है, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होने वाला। तो यू हैव टू बी क्रिएट ए बजट। तो आपके पास एक बजट कैसे होना चाहिए। अब बजट बनाने के लिए भी कुछ पॉइंट्स है जो दिया गया है यहाँ पे। वेदर यू आर एन एस्टैब्लिश्ड मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन और ए फ्लेजिंग स्टार्टअप, सो यू शुड ऑलवेज सेट ए बजट फॉर योर वेबसाइट। तो इसका मतलब होता है चाहे आप कितने भी पैसे वाला हो या फिर ऑनगोइंग चल रहा हो या ऑलरेडी आप स्टार्टअप में हो, तो ऐसे केस में हर किसी को क्या करना है, बजट बनाना जरूरी है। बिना बजट के स्टार्टअप मतलब आप वेब पेजेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट बता रहा है कि दिस विल प्रोबेबली इंक्लूड फंड्स फॉर वेब डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड वेब होस्टिंग थ्रू अदर एक्सपेंसेस में अप्लाई। लेकिन तीन मेजर एक्सपेंसेस है, कौन कौन सा, कि वेब डिजाइन करना, ठीक है, प्रोग्रामिंग करना और वेब होस्टिंग करना है। वेब डिजाइन मतलब, और वेब प्रोग्रामिंग को आप क्या बोल सकते हो, वेब डेवलपमेंट। वेब प्रोग्रामिंग को क्या बोल सकते हो, डेवलपमेंट, यानी डेवलप कर रहे हो आप। डिजाइन मतलब लेआउट, नो प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम। इज दैट क्लियर। वेब डिजाइनिंग मतलब एल्गोरिथम, नो प्रोग्रामिंग। कई लोग यही गलत करते हैं, हम लोग में से मैक्सिमम यही सोचते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम मिला है उसको प्रोग्राम करो, मैक्सिमम फेल होते हैं इसमें। आपका क्या होना चाहिए हैबिट, डिजाइन करो देन प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही ये पार्ट होता है, पहले डिजाइन फिर देन एनालिसिस एंड देन कोडिंग, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। तो डिजाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब आप ऑडियंस, जो आपका ऑडियंस है उसके साथ बैठ के उसके प्रॉब्लम को डिस्कस करना, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद उसके बेस पर डिजाइन तैयार करना, फिर उस डिजाइन को अप्रूव कराना, मतलब उनको बताना कि ऐसा कर रहा हूं ये ठीक है। अगर हाँ बोलते हैं तो फिर आप उसको एनालिसिस करेंगे कि इसको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कैसे करना है इसको, फिर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि फंड किसमें लगेगा, दैट इज कॉल्ड वेब डिजाइन, वेब डेवलपिंग एंड वेब होस्टिंग। इनमें चार्जेस लगेंगे। एक बार अगर ये हो गया तो फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद लिटिल बिट
और लास्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि क्या लगता है मेंटेनेंस करना पड़ता है हमको हर बार। ये इंपॉर्टेंट, छोड़ दोगे ना तो आपका वेबसाइट गया, बेकार हो जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट वन, ये जो नेक्स्ट वन दिया होता है, देखिए इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा बोला जाता है, अभी जैसे मैंने बताया ना कि एनालाइज करना, एनालिसिस करना, तो वो यहां बताया गया है कि रिसर्च द मार्केट बाय शॉपिंग अराउंड एंड कंसल्टिंग विद द प्रोफेशनल। ये क्या बता रहा है थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि यू आर गोइंग टू बी एनालाइज द थिंग, यानी जो भी चीजें होने वाली है उसको आप एनालाइज करना चाहते हो। अब एनालाइज कैसे करोगे? या तो आप उस दुकान में जाओगे, कुछ खरीदारी करोगे, फिर आप खरीदारी करने के बाद आपको लगता है कि अरे ऐसा नहीं, इस तरह से होना चाहिए था इसका। ऐसा कई बार सोचे होगे, अरे ये यहाँ ऐसा रखा हुआ है, ऐसा नहीं, इस तरह से होता तो बहुत अच्छा रहता। तो ये जो होता है, कुछ परचेस करोगे तो वो होगा। या तो किसी प्रोफेशनल जो ये काम करते हैं उनसे आप 2 या 3 प्रोफेशनल से बैठ के जब बात करोगे तो एक ही चीज पे देखोगे कि अलग अलग आपके व्यूज मिलेंगे प्रोफेशनल से, बस उसको एनालाइज करना। और जो आपने फिजिकली कहीं गया है, शॉपिंग किया है, उसको देखने के बाद आप एक फाइनलाइज करोगे। ठीक है, तो ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन जो आपको बोला था, डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट बाय कंपेयरिंग प्राइस अलोन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में देख के अपने आप को कभी भी डाउन मत करो। मार्केट में वो 2 रुपए में बेच रहा है तो आप बोलोगे मैं 1 रुपए 75 पैसे में बेच रहा हूं, नहीं, ये कभी नहीं आना। आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि आपके वेबसाइट की वैल्यू है तो आप 2 रुपया या 2 रुपये से ऊपर ही बेचोगे, हो सकता है 3 रुपए में बेचो, लेकिन ये नहीं है कि अरे वो 2 रुपए में बेच रहा है लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी क्या है आपको नहीं पता। अब उसको करंट वैल्यू पे देख के आपने बोला कि मैं 1 रुपये 80 पैसे में बेचता हूं, कर तो दिए, लेकिन वो एक समय के बाद कुछ ऐसा चलेगा कि वो आगे बढ़ जा रहा है, आप जहां के वहीं रह गए। तो इसीलिए आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपने आप को कभी भी चेंज मत करो। वो क्या प्राइस लगा रहा है उसमें मत करो, आप अपने प्राइस पे टिके रहना। यानी ये इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप को बेचना नहीं है किसी चीज के लिए कि मैं सैक्रिफाइस करूं, सैक्रिफाइस नहीं करना है आपको। लास्ट पॉइंट होता है, इट्स बेटर टू चूज टीम मेंबर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इनसाइटफुलनेस, रेफरेंसेस एंड एग्जांपल ऑफ वर्क्स। सिंपल सी बात है, अगर आप इस चीज के लिए डेवलपमेंट करना चाहते हो, डेवलपिंग करना चाहते हो, तो आपको डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। तो वो डेवलपर डेफिनेटली आप एक इनिशियल लेवल का डेवलपर तो नहीं चूज करोगे, चूज भी कर सकते हो, वो आपके स्ट्रैटेजी पे रहेगा कि किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है तो मुझे फ्रेशर भी चलेगा और मुझे एक्सपीरियंस भी चलेगा और मुझे थोड़ा सा ओवर एक्सपीरियंस भी चलेगा। तो ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बजट। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड असाइन रोल। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें जो टेक्निकली आपके लिए बहुत यूजफुल है। सबसे असाइन रोल क्या होता है कि हमारे जो वेबसाइट डेवलप करना है उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होना चाहिए। अभी तक तो हमने क्या दिखा, गोल बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले गोल, ऑब्जेक्टिव, पर्पस देख लिया। सेकेंड, एनालाइज कर लिया, एनालाइज करने के बाद बजट तैयार कर लिया कि बजट क्या होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि अब बजट तो बन गया, अब रोल असाइन करना, यानी आपका जो डेवलपमेंट यानी कोडिंग चालू होगा उसके लिए कौन क्या बनाएगा। तो आप सोचते हो कि आप अगर बैठे बैठे आपको पूछूंगा तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, मुझे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग चाहिए, वो बन जाएगा वेब पेज, नॉट सफिशिएंट। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। वो हो कौन कौन सी है देख सकते हो, कंपनी स्टैक होल्डर, ओनर, मार्केटिंग मैनेजर और whoever else represent a primary function of the business। तो इसका मतलब है कंपनी स्टैक होल्डर मतलब दे आर इंपॉर्टेंट पर्सन। आपको ऐसे पर्सन रखने हैं जो आपके जो मार्केटिंग मैनेजर यानी जो आपके बिजनेस को मार्केटिंग कर सके, बिजनेस का मार्केटिंग अच्छा हो। ठीक है, जो अपने मतलब आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट अच्छा से कर सके। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिसको आप चूज करते हो कि मेरे लिए ये मार्केटिंग का काम करेंगे, इसलिए देखोगे कि MBA में मार्केटिंग का एक अलग सब्जेक्ट होता है जो पढ़ते हैं, उसमें यही जब सीखते हैं कि हमको ऑडियंस के साथ अपने बिजनेस को यानी किसी के लिए अगर काम कर रहे हो तो उसकी मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कंपनी स्टैक होल्डर के फॉर्म में रहता है। दूसरा, यानी अगर आप बना रहे हो और फुल फ्लेज में काम कराना चाहते हो तो पहला वाला पॉइंट जो कंपनी स्टैक होल्डर है ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो होता है वेब डेवलपर, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या आना चाहिए, सारी चीजें वेब डेवलपमेंट टूल्स सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे वर्डप्रेस अगर आपको आती है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कि आप कंपनी में जल्दी से काम कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो होता है वेब डेवलपर में आता है, बहुत सारी चीजें होती है। नेक्स्ट वन जो होता है कंटेंट राइटर एंड और एडिटर, मतलब आपके वेब पेजेस के बारे में कुछ को लिखना है
ठीक है, विकिपीडिया में लिखना है या कुछ लिखना है तो कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए। यानी कोई भी कुछ भी उठा के लिख दोगे तो नहीं चलेगा, एक स्पेसिफिक राइटर होना चाहिए जो आपकी चीजों को अच्छे से मैनेज करके लिखे, दैट इज कंटेंट राइटिंग। तो ये एक फील्ड होता है जिसमें आप यूज करें, तो ये कंटेंट राइटिंग इंपॉर्टेंट है। HTML CSS प्रोफेशनल्स होने चाहिए। आप इनिशियल लेवल के लोगे तो एक बेसिक पेज बनाने के अलावा वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप HTML एंड CSS प्रोफेशनल यूज करते हो तो फिर आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो वेब पेज की जो डिजाइनिंग होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। लास्ट पॉइंट जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को हम लोग याद नहीं करते किसी को, वो होता है वेब एंड ग्राफिक्स डिजाइनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कुछ ऐसे लोगोज आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसे इमेजेस की जरूरत पड़ेगी जो आपके वेब पेजेस को हाईलाइट करेगा, ठीक है, हाईलाइट, ज्यादा हाईलाइट करेगा। तो वो बनाने के काम आप नहीं कर सकते हो, वो कौन कर सकता है? वेब एंड ग्राफिक्स डिजाइनर। ये इंपॉर्टेंट होता है जो असाइन रोल्स होते हैं, किसको किसको क्या होता है, सारे लोग स्पेसिफिक है, सारे लोग आइडेंटिकल है, यानी सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करता, सब कोई अलग अलग एक्सपर्टीज है। लास्ट पॉइंट में क्या बता रहा है कि मेक श्योर एवरीवन ऑन योर टीम नोज देयर रोल एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड दैट दे स्टे अप टू डेट ऑफ डेडलाइंस एंड न्यू डेवलपमेंट्स। तो इसका मतलब है जिसको जो रोल दिया गया है वो अपना रोल तो पहचानेगा ही, दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा, और साथ ही साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसको डेडलाइन क्या है और उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग अपने रोल को फुलफिल करेगा, और कुछ अगर डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट है तो उसके लिए भी वो तैयार रहेगा। तो यानी सारे लोग स्पेसिफिक है और सबको क्या होना चाहिए, अपने रोल को फुलफिल करना जरूरी है। क्रिएट ए कंटेंट स्ट्रेटेजी। So what kind of content will you be displaying on your website? अब आ जाते हैं, हमने सब चीजें डिफाइन कर दिया, अब आ रहा है हमारे पास कि हम अपने वेब पेजेस में क्या कंटेंट, यानी अब एक्चुअल वर्क आ गया। आपके पास डेवलपर अवेलेबल है, डिजाइनर अवेलेबल है, कोडिंग करने के लिए सारे लोग अवेलेबल है, आप उनको दे दोगे वो कोडिंग कर देगा, लेकिन कोड करने के बाद आपके पेज में कंटेंट कैसा दिखेगा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, जो फोर्थ, क्रिएट ए कंटेंट स्ट्रेटेजी। अब कंटेंट कैसे दिखेगा, लेफ्ट साइड में क्या दिखना चाहिए, राइट टॉप में क्या दिखना चाहिए, बॉटम में क्या होना चाहिए, आपका अबाउट कहां दिखना चाहिए, लेफ्ट पैनल में क्या होना चाहिए, आपका ग्राफिक्स कहां होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें होम पेज में कैसे दिखेगा, दैट इज योर कंटेंट। तो वो कंटेंट कैसे होगा उस चीज को इंपॉर्टेंट दे रहा है, फर्स्ट पॉइंट में वही चीज बता रहा है। सेकेंड पॉइंट में बता रहा है कि कंटेंट इज बेसिकली एनीथिंग दैट गिव्स योर विजिटर्स इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब होता है जो आपको विजिट कर रहा है वो क्या पर्पस से विजिट कर रहा है। जैसे मैं कॉलेज में विजिट कर रहा हूं, कॉलेज के वेबसाइट को विजिट कर रहा हूं, तो उसके दिमाग में पहला क्या होना चाहिए, चलिए आप एज ए स्टूडेंट आप क्या बताओगे कि कॉलेज के वेबसाइट को अगर आप विजिट कर रहे हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या होता है जो कि उस वेब पेज को स्टार्ट करने के पहले आपके दिमाग में हो? कॉलेज की इमेज, कंटेंट, कंटेंट पे स्पेसिफिक करो कि क्या कंटेंट को सोच के, लोगो तो ठीक है, अबाउट लोगो से तो आपका इंप्रेशन पड़ता है कि ये वेब पेज बहुत अच्छा होगा, फर्स्ट इंप्रेशन तो ये हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसमें लोगो होगा कि नहीं। लेकिन आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी होता है, मतलब मैं पेज ओपन कर रहा हूं, जैसे bitgroup.ac.in को ओपन करूंगा तो दिमाग में क्या होना चाहिए, मेनू की अचीवमेंट है, यस, है ना, जैसे कुछ एक पॉइंट यहाँ मिला, क्या एफिलिएटेड है, ISO सर्टिफाइड है कि नहीं, ऑटोनोमस है कि नहीं, ठीक है, किससे एफिलिएटेड है, वो सारा चीजें देखोगे हमारे वेब पेज में ऊपर लिखा हुआ मिलता है। ऐसे ही आप एक्सपेक्ट करते हो। दूसरा, ये सोचते हो कि मेरे वेब पेज में शुरू में ही मुझे प्लेसमेंट के बारे में जानकारी मिल जाए, प्लेसमेंट के बारे में एट टाइप जैसे मैं ओपन करूं प्लेसमेंट के बारे में हाईलाइट हो जाए, एकदम दिखे कि इतना 2021 में, सॉरी 2020 में इतने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, ये कंपनी आई है, इसके बारे में तुरंत। तो इसका मतलब है जो सेकेंड पॉइंट है वो आपको बताता है, यानी आप विजिटर्स हो तो विजिटर्स के अकॉर्डिंग क्या चूज करता है, तो वो विजिटर्स क्या चाहता है, यानी एक एजुकेशन साइट पे विजिटर्स क्या चाहता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वही चीज बोला गया है कि कंटेंट इज बेसिकली एनीथिंग दैट गिव्स योर विजिटर्स इंफॉर्मेशन, यानी विजिटर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन देना है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट वन, इट कैन इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड। देखिए ये सब चीजें आपने सुना होगा, ये सब चीजें होती है। सबसे पहला क्या बता रहा है, ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग्स होने चाहिए, ठीक,
दूसरा डॉक्यूमेंट्स, वट एवर द डॉक्यूमेंट्स आप यूज करना चाहते हो वो डिस्प्ले होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो ये। फिर उसके बाद वीडियोस, अगर आपसे उससे रिलेटेड कुछ कैंपस से रिलेटेड वीडियोस है, बहुत अच्छे से वीडियोस है, आप देखोगे पीआईटी की वेबसाइट में जाओगे तो नीचे आपको कुछ अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे जो पास आउट स्टूडेंट ने बना के दिए हैं। तो यानी ये सब चीजें कुछ वीडियोस है जिसको आप देख सकते हो। पिक्चर्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप देखना चाहते हो तो गैलरीज में जाके आप देखना चाहोगे कि हर एक डिपार्टमेंट के लैब कैसे हैं, लैब में जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं उनके इमेजेस क्या है, आपका कंपाउंड, आपके कॉलेज कैंपस प्रीमाइसेस जो भी है उसका इमेज क्या है, लाइब्रेरी का इमेज क्या है, ये सब चीजों से इफेक्ट होता है ना कि लाइब्रेरी कितना बड़ा है, उससे आपको पता चल जाता है। तो इमेजेस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज स्लाइड शो, अगर पीपीटी है तो पीपीटी के थ्रू वो होगा। नेक्स्ट वन इज एम्बेडेड सोशल मीडिया फिट, जैसे रहते हैं कि ट्विटर या फेसबुक के जो होता है लिंक अवेलेबल कर देते हैं, क्लिक करके आप उसके पेजेस पे जा सकते हो। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको कंटेंट के फॉर्म में मिलता है। लास्ट पॉइंट में लिखा गया है कि योर कंटेंट स्ट्रेटेजी इज द वे दैट यू प्लान टू प्रेजेंट योर कंटेंट ओवर टाइम। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर योर वेबसाइट्स। अब देखिए सब चीजें आपने बना लिया, सब चीजें डिफाइन कर दिया, कंटेंट भी डिफाइन कर दिया, अब आ जाता है कि इन कंटेंट को अरेंज करना है। पहले कौन सा कंटेंट दिखेगा, उसके बाद क्लिक करूंगा तो कौन सा कंटेंट जाएगा, कौन से पेज में जाएगा, उसमें कंटेंट्स क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि आपके वेबसाइट को स्ट्रक्चराइज करना है। सो डिसाइड व्हाट पेजेस यू विल बी यूजिंग एंड व्हाट फीचर्स विल बी ऑन ईच वन। यानी आपको कौन से पेज बनाने हैं, कितने नंबर ऑफ पेजेस बनाने हैं, और वो पेजेस इंडिविजुअल पेजेस क्या क्या इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, कैसे करेगा, किस तरह से, उसको पूरा पूरा स्ट्रेटेजी में आपको बनाने हैं। नेक्स्ट वन, मोस्ट वेबसाइट हैव एन अबाउट एंड कॉन्टेक्ट पेज बट द पेज यू यूज शुड मीट योर बिजनेस नीड। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कई लोग ये चीज छोड़ देते हैं, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट में नहीं रखते इंफॉर्मेशन, लेकिन ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो अबाउट यानी आपके वेब पेज के बारे में होना चाहिए, डिटेलिंग होना चाहिए, कई लोग नहीं लिखते, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अबाउट के बारे में कई लोग छोड़ देते हैं, तो वो चीज आपके होनी चाहिए। दूसरा कॉन्टेक्ट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, फैक्स नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, सारी चीजें आपके वेल एंड ठीक है अपडेटेड होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसे होना। तो ये मेन पेज, क्रिएट ए मॉकअप। मॉकअप मतलब एक तरीके से मॉक पेज आप बनाओगे, मतलब फाइनलाइज तो नहीं कर सकते किसी चीज को, तो इसके लिए एक मॉक टाइप ऑफ पेज बनाओगे जो कि अगर फुलफिल होता है देन उसको फाइनलाइज कर सकते हो। तो इसमें यह बताया गया कि ए पेज मॉकअप आल्सो नोन एज एन वायरफ्रेम इज एसेंशियली द आउटलाइन ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आपको एक पर्टिकुलर सपोज कर लो कुछ बनाने हैं, तो आप क्या करते हो, वायर को जोड़ के एक फ्रेम तैयार करते हो, स्ट्रक्चर तैयार करते हो, तो एक तरीके से एक मॉडल बनाते हो। वो मॉडल जब फाइनलाइज हो जाता है फिर उसको फिजिकल सेंस में प्रोवाइड करते हो। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि आप एक मॉकअप मतलब एक तरीके से एक वर्चुअल भी नहीं बोल सकते हो, लॉजिकली, यानी आप ये बोल सकते हो कि फिजिकल सेंस में आने के पहले एक स्ट्रक्चर वाइज वो कैसे दिखेगा आपका वेब पेज, वो डिजाइन करते हो। यूजुअली क्रिएटेड इन फोटोशॉप और फायरवर्क्स, यू डोंट हैव टू पुट टू मच डिटेल इनटू योर मॉकअप। इसका मतलब है मॉकअप जब आप बनाते हो उसके लिए सिंपल बेसिक बना देते हो। जैसे आपको मैं बोलूंगा कि मॉकअप बनाइए, तो आप क्या करोगे, एक पेज लोगे, पेज लेने के बाद एक पेज में लिख दोगे, यहाँ ऐसा करके गोल बनाओगे, या लिख दोगे लोगो, फिर एक लिख दोगे, यहाँ लिखोगे हेडिंग, ठीक है, यहाँ लिख दोगे ऐसा। तो यानी जो चीजें आप कर रहे हो वो एक्चुअली फिजिकल सेंस में कुछ नहीं शो हो रहा है, बट आप एक तरीके से मॉक पेज बना रहे हो जिसमें बता दे रहे हो कि ये होना चाहिए, यानी हैंड रिटन। तो वो होता है आपका एक पेजेस, तो वो होता है मॉक पेज। यूज प्लेस होल्डर टेक्स्ट टू फिल पेज एंड डोंट वरी अबाउट डिटेल्स। तो इसका मतलब है अगर आपको फिजिकली देखना है एचटीएमएल पेज, आप क्या करोगे, लिख दोगे एबीसी, ऐसा लिख के छोड़ दोगे, नीचे लिखोगे XYZ, यानी वो कैसे दिखेगा, उस जगह में क्या दिखेगा, उसका डिटेलिंग जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक छोटा सा लेके उसके अलाइनमेंट तैयार करके उसका कलर तैयार करके छोड़ दो। ठीक है, तो वट एवर टेक्स्ट इज देयर तो दैट विल बी अगेन फर्दर वो जाके उसमें असाइन होगा। दिस इज जस्ट टू गिव एवरीवन एन आइडिया ऑफ व्हाट द वेबसाइट विल लुक लाइक, मतलब एक फिजिकल सेंस में आने के पहले एक ब्रीफ आइडिया के बेस पर उसको तैयार कर रहे हो। ये सब पॉइंट्स हैं जिसको आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे पूरा है कि स्टार्ट डिजाइनिंग। अब डिजाइन स्टार्ट हो रहा है, यानी सारी चीजें आपने बना लिया, आप फिजिकल डिजाइन तैयार करोगे। फिजिकल डिजाइन तैयार करने के लिए देखिए
क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यानी अब यहाँ पे फिजिकल सेंस में आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि गुड वेबसाइट डिजाइन इंक्लूड्स बोथ यूजेबिलिटी एंड एस्थेटिक, यानी फिलोसॉफी ऑफ ब्यूटी, यानी वो कैसे दिखना चाहिए, वो कितना अच्छा होगा, किस तरह से वो प्रोपोगेट करेगा, वो चीजें इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगली वेबसाइट विल ड्राइव अवे विजिटर्स एज विल ए वेबसाइट दैट डिफिकल्ट टू नेविगेट। अगर आपका वेबसाइट में नेविगेशन अच्छा नहीं है, एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए प्रॉपर नहीं दिख रहा है कोई लिंक, तो भी आपका विजिटर का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता रहा है कि कीप इन माइंड सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूजेबिलिटी एज यू गो, मेक योर नेविगेशन इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू फाइंड। यानी ऐसा नेविगेशन बना के रखे हो कि किसी राइट बॉटम में रखे हो जो दिख नहीं रहा है, और लेकिन बोल रहे हो कि नेक्स्ट पेज में जाना है, तो कई लोग खोजते रहते हैं, तो ऐसे पेजेस को फिर कोई विजिट नहीं करता बाद में। ठीक, सेकंड पॉइंट में बता रहा है कि यूज एन इजी टू रीड फॉन्ट फॉर ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट, चूज ए बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर दैट कॉन्ट्रास्ट वेल। आप में से कई लोग ऐसा ही करते हैं, आप लोग में से कई लोग जो होता है यही करते हैं कि आप कलर कैसे भी ले लेते हैं। कलर में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, कलर का कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। आपका बैकग्राउंड अगर डार्क है तो फोरग्राउंड हमेशा आपके पास उस हिसाब से रखना है। डार्क है तो लाइट कलर, जैसे व्हाइट कलर रखना है। ठीक है, ये अट्रैक्ट, अगर आप इस चीज को चूज नहीं कर सकते हो, आपका वेब पेज वाकई नहीं काम करेगा, सही नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट अट्रैक्शन में वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेक श्योर योर साइट फिट्स द स्क्रीन, यानी कई सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जो राइट साइड में चले जाता है। ठीक है, तो यानी आपको एक प्रॉपर ऐसा रखना चाहिए कि आपके स्क्रीन में फिट हो जाए, बाहर ना जाए, स्क्रॉल ना करना पड़े हमको, तो ऐसे वेबसाइट को पसंद नहीं करते कई लोग। कीप योर वेबसाइट लाइट सो दैट इट्स लोड क्विक, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि लाइट पेजेस कैसे बनाओगे। लाइट पेजेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैवी ग्राफिक्स नहीं होने चाहिए, लो ग्राफिक्स में काम करोगे तो देखोगे आज के समय में भी आपको दो मोड में, जैसे जीमेल भी दो मोड में बोलता है, बेसिक में ओपन करना है या फिर न्यू वर्जन में ओपन करना है। बेसिक का अभी भी रखा हुआ है, नीचे दिखता है आपको। अगर आप बेसिक में क्लिक करोगे तो हैवी ग्राफिक्स से लोड नहीं होगा, नॉर्मल पुराना जो वर्जन था वो काम करेगा। तो यही चीजें जो होता है कि आप हमेशा माइंड में रखना है कि आपका जो वेबसाइट है वो लाइट वेटेड होना चाहिए। एंड मेक द कंपनी लोगो एंड टैगलाइन प्रोमिनेंट ऑन द वेब। टैगलाइन तो इंपॉर्टेंट है, हर चीज का टैगलाइन। एस्पायर टू एक्सेल, यानी किसका टैगलाइन है, बीआईटी का, और लोगो बीआईटी का। इसी तरह से आप कंपनी का लोगो और उसका टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो ये आपको मेंशन करना जरूरी है। कीप स्टाइल्स एंड कलर कंसिस्टेंट अक्रॉस द वेबसाइट। देखिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर एक कलर को यूज कर रहे हो तो हर एक पेज में कलर चेंज नहीं कीजिए, वेरिएशन नहीं कीजिए ज्यादा, क्योंकि जब फर्स्ट होम पेज देखता है तो उसके दिमाग में बढ़ जाता है कि यही कलर सारे पेजेस में दिखेंगे। तो आपको एक कंसिस्टेंट कलर एंड स्टाइल, स्टाइल का मतलब जो सीएसएस यूज करोगे, जो स्टाइल है वो स्टाइल हर पेज में एक जैसा होना चाहिए। क्लियर है? मेक कॉपी क्लियर एंड कंसाइज एंड पुट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड फीचर्स, ये हो गया। Next one, make notes about what to include in the style sheet as you design, as you want to keep style and function separate. This is important not only to comply with web standard but to make it easier to change something in the future if you need. इसका मतलब है लास्ट पॉइंट में जो दिया गया है वो ये बता रहा है कि आप ऐसे CSS डिजाइन कीजिए, ऐसे CSS पेज इंक्लूड कीजिए जो कि अगर फ्यूचर में चेंज करने की जरूरत पड़े तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सको और उसको चेंज कर सको। अगर आपने ऐसे सीएसएस बना के रख दिया है कि इन फ्यूचर में उसको चेंजेस करने की बात कर रहे हो तो आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने बनाया क्या है। तो ऐसी चीजों को आप हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे कोडिंग करो जो आप आगे चेंज कर सको। लास्ट पॉइंट है, यू शुड आल्सो डिजाइन विद द फ्यूचर इन माइंड। फॉर इंस्टेंस, योर वेबसाइट मे ओनली हैव अ फ्यू ब्लॉग पोस्ट नाउ, बट व्हाट अबाउट व्हेन यू हैव 200? मतलब आपको इनिशियल लेवल पे आपको लग रहा है कि मेरे में 100 विजिटर से ज्यादा नहीं होगा। अगर सपोज करो अचानक से 1000 विजिटर्स आ जाते हैं, क्रैश तो नहीं होगा, बट उनके लिए आप कैसे करोगे? आप वेब पेजेस को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा ना, ब्लॉग्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको। आपको देख रहा है कि आपका वेब पेज जो होता है बहुत ज्यादा हिट हो रहा है, और मान लो जैसे नीरज ने बोला, सही बोला, क्रैश भी हो सकता है, तो उस केस में फिर से आपको कुछ ऐसे सर्वर या ऐसे कॉन्फ़िगरेशन रखना पड़ेगा कि वो अगर ऐसा हुआ तो सिचुएशन खराब ना हो। तो यानी ये सब चीजें जो होता है डेवलपिंग जब आप करते हो, जब डेवलप करते हो, तो ये सारी चीजें वेब पेजेस बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है कि ये सब चीजें ना हो। 1000 अगर सब्सक्राइबर एक साथ यूज करने लगे तो आपका जो ग्राफिक्स अगर हेवी है, थोड़ा बहुत भी हेवी है, तो फिर लोड नहीं होगा।
तो उसके केस में क्या करोगे, आप एक लो ग्राफिक्स इंप्लीमेंट करने लगोगे, कुछ वर्जन चेंज करोगे, तो जिससे क्या होगा कि 1000 आपके, क्योंकि अगर आपके पेज को अपलोड करते समय उसका दिमाग बैठ गया कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, इतना डाउनलोड ये हो रहा है, क्योंकि आपको तो नहीं पता, आपको ये पता है कि पहले 100 आते थे, उस बेस पर आपका वेब पेज काम कर रहा है, लेकिन अचानक से 1000 आ गया, उसके बेस पर आपका वेब पेजेस डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, होम पेज नहीं दिख रहा है, तो अगला यूजर तो ये नहीं सोचेगा क्या है, वो तो बोलेगा नहीं देखना छोड़ो, यानी आपके पास जो बढ़ रहे थे वो डिक्रीज होने लगे। तो ये डायनेमिकली चेंज करना है, तो वही बोल रहा है लास्ट पॉइंट में, वही चीज बताया कि अगर ऐसा हुआ तो आप कैसे करोगे उस चीज को। इंपॉर्टेंट टेस्टिंग, अगर आप टेस्टिंग नहीं करोगे तो आपका मार्केट में आपका जो सॉफ्टवेयर वो क्रैश हो जाएगा। तो टेस्टिंग कितने तरीके का होता है तो आप लोगों को पता है, तो चलिए पहले देख लेते हैं, फिर देखते हैं टेस्टिंग क्या होता है। टेस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग आउट बग्स आउट एंड कैचिंग डिटेल्स अबाउट योर माइट हैव मिस्ड इनिशियली। जैसे कि हम जब कोडिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं रहती है, आप अचानक याद करते हो फिर भूल जाते हो कि वो कोड करना है करके, आपको याद है कि कोड करना है, अचानक से भूल जाते हो, फिर जब आप अपलोड कर देते हो फिर याद आता है कि अरे मैंने ये भूल गया कोड करना। लेकिन फिर जब वो बग्स आते हैं तो आपको समझ में आता है हाँ मैंने इसके बारे में सोचा था लेकिन वो अभी पता चल रहा है। तो यानी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टेस्टिंग होता है जब आप मार्केट में प्रोवाइड करते हो तो दो तरीके का टेस्टिंग होता है, एक अल्फा टेस्टिंग और एक बीटा टेस्टिंग होता है। तो वही चीजें होता है, उसी से आपको पूरी चीजें पता चलती है। नेक्स्ट वन, मेक श्योर योर वेबसाइट शो अप द वे यू वांट इट इन ऑल ब्राउजर इंक्लूडिंग, जैसे कि आप वेब पेज बनाते हो तो आप चेक कर लोगे कि सारे वेब ब्राउजर में वो काम कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लोगे, वो होगा। तो टेस्ट इट ऑन योर सेल फोन, योर टैबलेट एंड योर कलीग सेल फोन एंड टैबलेट। डेफिनेट है, जैसे मैंने कुछ बनाया तो मैं बोलूंगा कि आप एक बार डाउनलोड करके देखो चल रहा है कि नहीं, टैब में डाउनलोड करके देखो चल रहा है कि नहीं, सही दिख रहा है कि नहीं, स्क्रीन सही आ रहा है कि नहीं, सही तरीके से मेनू आ रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेनू बाहर चले आ रहा है। तो जब आप भी ओके कर दोगे तो इसका मतलब है मैं अपना भी टेस्टिंग कर लिया और दूसरों से भी टेस्टिंग करवा लिया। You want your site have a consistent appearance on matter what screen is shown up। ये तो इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर ऑल ऑफ द लिंक वर्क, यानी जितने भी आपने लिंक बना लिया, कई लोग तो ऐसे है कि लिंक बना देते हैं लेकिन बाद में उसको टेस्ट नहीं करते और बाद में जब अपलोड हो जाता है उसके बाद जैसे ही क्लिक करते हैं तो कहीं और जा रहा है, फिर उसके बाद जो होता है तुरंत हड़बड़ी में फिर उसके बाद उस लिंक को हटाते हैं, बंद करते हैं, वेब पेज को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होता है कि लिंक वर्क दैट इमेज आर प्रॉपर्ली साइज, यानी जो भी इमेज बना रहे हो लिंक में प्रॉपर्ली, यानी उसमें इमेज में अगर लिंक बना रहे हो तो इमेज का साइज भी उस तरह से मेंटेन होना चाहिए। एंड दैट यू हैव रिप्लेस्ड ऑल द प्लेस होल्डर विद एक्चुअल कंटेंट, यानी जो मैंने अभी बताया कि जिस चीज के लिए लिंक बना है उसमें वही पेज ओपन हो, वो चीजें इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारा टेस्टिंग। और सबसे लास्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं वो होता है मेंटेनेंस। अगर ये भूल गए तो फिर मतलब हाथी निकल गया पूंछ फंस गया, ठीक है। यानी आपने बड़ा बड़ा भारी काम कर लिया, पूरे जितने हेवीली लोडेड काम वर्क कर दिया, आप उसके बाद अगर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो फिर आपका वेबसाइट बैठ जाएगा, सीधी सी बात है। तो मेंटेनिंग यानी वंस योर साइट इज लॉन्च द वर्क इज नॉट ओवर, यानी आपका काम खत्म नहीं होता है। मतलब आप रिलैक्स होकर बोला मेरा काम हो गया, मैंने लॉन्च कर दिया, किसी के लिए भी बनाया लॉन्च कर दिया, ओवर नहीं होता है, उसको मेंटेन करना ही आपका भी काम है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट अलग होता है, वो अलग लगता है। अगर आप अपना बना रहे हो तो मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं है, दूसरे के लिए बना रहे हो तो फिर वो मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा। A website is an ongoing entity that continuously represent your company, so maintenance is very important। मार्केट में कोई चेंजेस आ रहा है तो आप क्या करोगे, वेबसाइट में भी वो चेंजेस दिखाओगे, शो करोगे। तो यानी ये क्या कहला रहा है, एक बार जो बन गया है उसके बाद जब उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस। So monitor your analytics software to see how your website is performing। Definitely, third point important है। आप मेंटेनेंस किसी के कहने पर भी कर सकते हो और मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रेटेजी एनालिसिस के बेस पर कर सकते हो। आप एनालिसिस कर रहे हो, पता चल रहा है ये वाला चीज ज्यादा चल रहा है, चलो वेब पेजेस में चेंजेस कर देता हूं, यानी किसी के कहने पर नहीं, किसके कहने पर, एनालिसिस के कहने पर। Keep an eye on metrics like your number of unique visitors, bounce rate and which page are most popular on your website। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ विजिटर्स कौन है और किस चीज को ज्यादा देख रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। और फिर बाउंस रेट, कितना सारा बाउंस हो रहा है, मतलब क्लिक कर रहा है लेकिन वो पेज काम नहीं कर रहा है,
बाउंसिंग होता है। जैसे मैं ऐप अपलोड करता हूं तो क्रैश कितने हो रहे हैं वो मैं चेक करता हूं। तो एक समय ऐसा था मेरे इसमें कि बहुत सारे क्रैशेज आने लग गए थे एक साथ, तो मुझे पता चल गया था कि ये वाले में पर्टिकुलर, तो तुरंत मैंने उसमें चेंज करके फिर नया अपडेशन कर दिया, क्रैश बंद हो गया। तो यानी ये जो होता है बाउंस रेट, वो यही चीज कहलाता है, क्रैशेस कितने हो रहे हैं आपके वेब। उसके बाद जो होता है विच पेज आर मोस्ट पॉपुलर, यानी कौन सा पेज ज्यादा विजिट हो रहा है, ज्यादा देखा जा रहा है, उस पेज को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते होते, उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा। तो इनिशियली आपको कुछ नहीं पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, मार्केट एनालिसिस के बेस पर। You might find that certain metrics are more useful to you than others, but that is information you will find out over time. जैसे मैंने बताया, जैसे समय हम बीतता जाएगा वैसे वैसे हर एक मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंस आपको पता चलते आएंगे। हो सकता है कि एक मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बाकी मैट्रिक्स नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि जो इंपॉर्टेंस अभी करंटली नहीं है जिस मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स इन फ्यूचर ओवर टाइम वेरी करने लगता है, चेंज होता है मार्केट में, वो एनालिसिस में आ जाता है। तो करंटली अगर ए मैट्रिक्स ज्यादा काम कर रहा है और बी और सी नहीं काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी काम नहीं करेगा, ओवर टाइम छोड़ दीजिए तो वो काम करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ना म्यूचुअल फंड में एसआईपी कंसेप्ट। एसआईपी का कंसेप्ट क्या बताता है कि करंटली अगर कोई ये सोचता है कि मेरा पैसा बढ़ नहीं रहा है, 2 महीना जमा किया और बोलेगा अरे मेरा पैसा तो बढ़ा ही नहीं, लेकिन वो नहीं है। लेकिन वही एसआईपी अगर आप 2 साल के बाद चेक करोगे तो आपको दिखेगा, यानी ये एक तरीके से मैट्रिक्स है। तो यानी कोई मैट्रिक्स अगर करंटली इंपॉर्टेंस नहीं है, सो दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट इन ओवर टाइम, आगे जाके वो काम करेगा। सो एंड गेट फीडबैक फ्रॉम योर यूजर्स, हमेशा ये ट्राई करते रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी यूजर आपका विजिट कर रहे हो तो उसमें एक फीडबैक लिंक दीजिए कि ताकि वो आपको फीडबैक देते रहे। जैसे हमको फीडबैक कैसे मिलता है, यूजर उसमें कमेंट्स लिखते हैं, तो जब वो कमेंट्स लिखते हैं तो दैट इज द फीडबैक, उसमें हमको पता चल जाता है कि कौन कहां कैसे किस तरीके के डिमांड कर रहे हैं। तो फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। सो क्लियर हुआ ये। सो दीज आर द आवर 9 पॉइंट्स, जिसमें हम लास्ट जो एंड हुआ है वो है कि मेंटेनेंस, और स्टार्ट किससे हुआ था, गोल, पर्पस। तो क्या क्या चीज पढ़े, गोल, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हमने देखा हाँ डिजाइन एनालिसिस करना, विजिबल जो भी है, मैं एक सिंपल सॉफ्टवेयर के ऊपर एनालिसिस करना, फिर डिजाइन तैयार करना, फिर कोडिंग करना, फिर टेस्टिंग करना, और फिर मेंटेनिंग करना। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है जिसको हमने अलग अलग पॉइंट्स में 9 पॉइंट्स में हमने पढ़ा। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर एग्जाम में आएगा तो 9 पॉइंट पूरे एक्सप्लेन करने हैं ना? 9 पॉइंट एक्सप्लेन करो, या फिर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में अपने हिसाब से पॉइंट वाइज बता सकते हो। जैसे मैं 9 पॉइंट लिखा हूं, 9 पॉइंट में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दे सकते हो, है ना। जैसे सपोज कर लो एग्जाम में